हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 13 अक्टूबर और आज के इस वीडियो में हम 13 अक्टूबर से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है और इसमें आप लोगों को डेली क्विज, फ्री पीडीएफ और प्रतिदिन के करंट अफेयर का ऑडियो भी मिल सकेगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में वर्ल्ड ऑर्थराइट्स डे ये कब मनाया गया, या इसे आप कह सकते हैं विश्व गठिया दिवस। तो ये भी हाल ही में मनाया गया है 12 अक्टूबर को। गठिया क्या है? तो देखिए, ये एक तरह का सूजन है जो कि कई जॉइंट्स या जोड़ों को प्रभावित करती है और इसी के प्रति लोगों को अवेयर करने के लिए 12 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व गठिया दिवस। और इस बार जो ये डे मनाया गया, इसकी थीम क्या थी? तो इस बार की थीम थी टाइम टू वर्क। तो इसकी थीम भी आप याद रखेंगे। अब यदि हम बाकी ऑप्शन को डिस्कस करें तो 9 अक्टूबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय डाक दिवस। इसके बाद 10 अक्टूबर को मनाया गया है राष्ट्रीय डाक दिवस। और 11 अक्टूबर को क्या मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, यानी कि इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे। जबकि भारत में जो राष्ट्रीय बालिका दिवस है ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। और 11 अक्टूबर को ये जो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया, इसकी थीम क्या थी? तो इस बार की थीम थी माई वॉइस आवर इक्वल फ्यूचर। तो इसकी भी थीम आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में फ्रेंच ओपन 2020 में मेन सिंगल का टाइटल ये किसने जीता है? तो देखिए, एक साल में टेनिस के कुल 4 टूर्नामेंट होते हैं। सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, इसके बाद विंबलडन ओपन और लास्ट में होता है यूएस ओपन। आप सभी जानते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन ये तो संपन्न हुआ था जनवरी में। कोरोना के कारण फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन ये नहीं हो पाए थे। इसके बाद लास्ट में हुआ था, मतलब सितंबर में संपन्न हुआ था यूएस ओपन। तो यहाँ पास हम बात कर रहे हैं फ्रेंच ओपन की। तो हाल ही में जो फ्रेंच ओपन संपन्न हुआ, इसमें मेन सिंगल का टाइटल ये जीत लिया है राफेल नडाल ने। और राफेल नडाल इन्होंने अपना 20वां ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया है। और किसे हराकर? तो नोवाक जोकोविक को हराकर। राफेल नडाल ये बिलोंग करते हैं स्पेन से और इन्होंने हराया है सर्बिया के नोवाक जोकोविक को। अब देखिए, अभी मैंने कहा था कि सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो जनवरी में जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था, इसमें मेन सिंगल का टाइटल ये जीता था नोवाक जोकोविक ने। उसके बाद अब फ्रेंच ओपन का जीत लिया है राफेल नडाल ने। अभी जो सितंबर में यूएस ओपन संपन्न हुआ था, तो यूएस ओपन में मेन सिंगल का टाइटल ये जीता था डोमिनिक थिएम ने। तो ये तीनों ही आप याद रखेंगे। अब यहाँ से एक ऑप्शन बच रहा है रोजर्स फेडरर का। तो ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? स्विट्जरलैंड से। अब देखिए, इसमें जो विनर रहे हैं राफेल नडाल, ये बिलोंग करते हैं स्पेन से। तो सबसे पहले हम मैप के थ्रू डिस्कस कर लेते हैं स्पेन के बारे में। आप मैप में देख रहे हैं, ये है स्पेन की लोकेशन और ये स्थित है यूरोप महाद्वीप में। और इसकी लोकेशन आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि आने वाली 1-2 कंट्रीज़ और हैं जो कि यूरोप महाद्वीप में ही स्थित हैं, जिन्हें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि बात की जाए स्पेन की, तो कैपिटल क्या है? मैड्रिड। करेंसी है यूरो। अच्छा, मैड्रिड से आप लोगों को क्या याद आता है? तो पिछले वर्ष का जो कोप 25 रहा था, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 25, इसका आयोजन किया गया था स्पेन की कैपिटल मैड्रिड में, चिली की अध्यक्षता में। जबकि अब जो कोप 26 होने वाला है, ये होने वाला है स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। तो यहाँ पास है स्कॉटलैंड की लोकेशन। तो दोनों ही आप चाहें तो याद रख सकते हैं। अब इसे आप यदि थोड़ा जूम करके देखेंगे तो यूरोप वाले हिस्से में ये तो है स्पेन, यहाँ से लग जाता है अफ्रीका वाला हिस्सा। तो अफ्रीका वाले हिस्से में ये जो आप देख रहे हैं, ये है मोरक्को। तो स्पेन और ये मोरक्को, इन दोनों के ही बीच में एक स्ट्रेट है जिसका नाम है जिब्राल्टर स्ट्रेट। और इस स्ट्रेट के माध्यम से यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप ये अलग होते हैं। और काफ़ी लोगों ने कमेंट में पूछा था कि स्ट्रेट क्या होते हैं। तो हिंदी में इसका मतलब होता है जलडब्रू मध्य। अब ये जलडब्रू मध्य ये क्या है? तो देखिए, स्ट्रेट वे कहलाते हैं जिसमें 2 भूभाग अलग होते हैं और 2 महासागर मिलते हैं। तो आप देखेंगे कौन से 2 भूभाग अलग हो रहे हैं? स्पेन अलग हो रहा है और मोरक्को अलग हो रहा है। कौन से 2 सागर मिल रहे हैं? तो यहाँ से अटलांटिक महासागर, यहाँ से भूमध्य सागर, ये दोनों मिल रहे हैं और ये अलग हो रहे हैं। तब जा कर के निर्माण हो रहा है जिब्राल्टर स्ट्रेट का। नेक्स्ट है, हाल ही में फ्रेंच ओपन 2020 में वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता है? तो ये भी हाल ही में जीत लिया है ईगा स्विएटेक ने।
और जो ईगा स्विटेक है ये बिलोंग करती हैं पोलैंड से। और इनका नाम इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ग्रैंड स्लैम में वुमेन सिंगल का टाइटल जीतने वाली ये पहली पॉलिश टेनिस खिलाड़ी बनी है, ईगा स्विटेक। और इन्होंने फाइनल में हराया है यूएस की सोफिया केनिन को। अब देखिए ये वही सोफिया केनिन है जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन में वुमेन सिंगल का टाइटल अपने नाम किया था। ऑस्ट्रेलियन ओपन में सोफिया केनिन, फ्रेंच ओपन में ईगा स्विटेक, और अभी हाल ही में सितंबर में जो यूएस ओपन चैंपियनशिप ख़त्म हुई इसमें वुमेन सिंगल का टाइटल ये जीता था जापान की नाओमी ओसाका ने। तो तीनों ही ग्रैंड स्लैम के वुमेन सिंगल के विनर ये आप याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ से इम्पॉर्टेंट है ईगा स्विटेक का नाम, ये किस कंट्री से बिलोंग करती हैं, पोलैंड से। तो अब आप मैप में देख सकते हैं पोलैंड की लोकेशन, ये भी स्थित है यूरोप महाद्वीप में ही। अभी देखिए हमने कौन सी कंट्री डिस्कस की थी, स्पेन। तो स्पेन की लोकेशन ये है और ये है पोलैंड। पोलैंड की कैपिटल क्या है, तो ये है वार्सा और करेंसी है पॉलिश ज्लॉटी। अब देखिए यहाँ पास हम बात कर रहे हैं पोलैंड की, तो इससे रिलेटेड दो फैक्ट आप याद रख सकते हैं। पहला तो ये कि मैंने आप लोगों को बताया था कि साहित्य के क्षेत्र में 2018 का जो नोबेल प्राइज़ है ये दिया गया था ओल्गा टोकार्जुक को। और ये जो ओल्गा टोकार्जुक है ये बिलोंग करती है पोलैंड से, मतलब कि ये एक पोलिश राइटर हैं। इसके अलावा 2 दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि यूईएफए प्लेयर ऑफ द ईयर ये चुने गए हैं रॉबर्ट लेवांडोस्की। और जो रॉबर्ट लेवांडोस्की है ये भी बिलोंग करते हैं पोलैंड से ही। अब यदि पोलैंड के आसपास की आप लोकेशन देखेंगे तो ये है बाल्टिक सागर, ये है नॉर्थ सी यानी कि उत्तरी सागर। हमने जब स्पेन के बारे में डिस्कस किया था तो आप ये याद रखेंगे कि स्पेन की सीमा ये भूमध्य सागर से लग रही है जबकि पोलैंड की नहीं लग रही है। नेक्स्ट है, हाल ही में वृक्षारोपण नीति शुरू करने वाला देश का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ये कौन बना है, तो ये भी हाल ही में बन गया है दिल्ली। तो देखिए हाल ही में दिल्ली सरकार की कैबिनेट मीटिंग में ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी पास कर दी गई है और इसी के साथ ये देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने कि ये पॉलिसी लागू की है। अब इस पॉलिसी में होगा क्या, तो देखिए दिल्ली में डेवलपमेंट में मतलब कि विकास में जो भी पेड़ बाधा बन रहे हैं तो उन 80% पेड़ों को काटने की बजाय उनका ट्रांसप्लांट किया जाएगा। और यही है वृक्षारोपण नीति यानी कि प्लांटेशन पॉलिसी, और इसी को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है दिल्ली। तो आप मैप में देख सकते हैं दिल्ली की लोकेशन। दिल्ली ये बसी हुई है यमुना नदी के किनारे, और इसी यमुना नदी पर 2018 में भारत का पहला सिग्नेचर ब्रिज भी बनाया गया है जिसका उद्घाटन किया गया था अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा। ये तो है यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के एलजी तो ये हैं अनिल बैजल जी। अब मैं आप लोगों को दिल्ली से ही रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट बता रही हूँ, जैसे कि भारत का पहला प्लाज्मा बैंक ये स्थापित किया गया दिल्ली में। दूसरा आपने याद रखना है कि भारत का पहला ई चार्जिंग प्लाजा ये भी दिल्ली में ही शुरू किया गया। तीसरा आपने ये याद रखना है कि भारत का पहला वॉर मेमोरियल यानी कि युद्ध स्मारक ये स्थापित किया गया है दिल्ली में ही, जबकि भारत का जो पहला एनिमल वॉर मेमोरियल है ये स्थापित किया गया है उत्तर प्रदेश के मेरठ में। तो दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में नीति लागू करने की बात की जा रही है, यानी कि पॉलिसी लागू करने के मामले में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है ये पूछा जा रहा है। तो वृक्षारोपण नीति शुरू करने में दिल्ली पहले स्थान पर रहा है। राजस्थान तो ये बायोफ्यूल पॉलिसी यानी कि जैव ईंधन नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना। जो मेघालय है ये जल नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना, जबकि अभी 1 महीने पहले की बात है या 10 दिन या 15 दिन पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु ये ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में नीदरलैंड में भारत के अगले एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो देखिए कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ यानी कि जो राष्ट्रमंडल देश होते हैं यहाँ नियुक्त होती है हाई कमीशन की यानी कि उच्चायुक्त की, जबकि जो नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ होती है यहाँ नियुक्त होते हैं राजदूत यानी कि अम्बेसडर। और अभी हाल ही में नीदरलैंड में भारत के अगले राजदूत ये अपॉइंट हो गए हैं प्रदीप कुमार रावत। जो प्रदीप कुमार रावत जी है ये 1990 बैच के IFS ऑफिसर हैं और यही बन गए हैं नीदरलैंड में इंडिया के नेक्स्ट अम्बेसडर। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं नीदरलैंड की लोकेशन, ये भी स्थित है यूरोप महाद्वीप में ही। अब देखिए यहाँ पास हमने डिस्कस किया है स्पेन के बारे में, अभी हमने डिस्कस किया था पोलैंड के बारे में। पोलैंड के जस्ट बगल में है जर्मनी
और जर्मनी से लगा हुआ ये जो आप देख रहे हैं यही है नीदरलैंड। तो नीदरलैंड की यदि हम बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है? एम्स्टर्डम। और करेंसी क्या है? तो ये है यूरो। अच्छा, नीदरलैंड में किसका हेडक्वार्टर स्थित है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसका हेडक्वार्टर स्थित है हेग, नीदरलैंड में ही। आप और क्या याद रख सकते हैं? तो देखिए, यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में भारत और नीदरलैंड के द्वारा कार्बोनाइजेशन के लिए SOI पर हस्ताक्षर किए गए हैं, यानी कि सेटलमेंट ऑफ इंटेंट पर। अब देखिए, यहाँ पास बात की जा रही है अम्बेसडर की। तो हाल ही में जो राहुल श्रीवास्तव है ये रोमानिया में इंडिया के नेक्स्ट अम्बेसडर बनाए गए हैं। मोनिका मेहता तो ये कुछ समय पहले ही स्विट्ज़रलैंड में इंडिया की नेक्स्ट अम्बेसडर बनी है। जबकि जो तरनजीत सिंह सिंधु हैं ये USA में इंडिया के नेक्स्ट अम्बेसडर बनाए गए और इन्होंने स्थान लिया था हर्षवर्धन श्रृंगला का, क्योंकि जो हर्षवर्धन श्रृंगला है इनकी नियुक्ति विदेश सचिव यानी कि फॉरेन सेक्रेटरी के रूप में कर दी गई थी। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी कि WCL के अध्यक्ष और MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं मनोज कुमार। यदि हम बात करें वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की तो इसकी स्थापना हुई थी 1979 में। हेडक्वार्टर स्थित है नागपुर, महाराष्ट्र में। नागपुर जिसे संतरा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पास बात की जा रही है अध्यक्ष की। तो हाल ही में जो दिनेश कुमार खारा है ये SBI के नए चेयरमैन बने और इन्होंने स्थान लिया रजनीश कुमार का। यदि हम बात करें नीलेश शाह की तो देखिए ये AMFI के अध्यक्ष तो थे ही, तो अब ये AMFI के दोबारा से अध्यक्ष बन गए हैं, मतलब कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के। यदि हम बात करें राकेश अस्थाना की तो इनकी नियुक्ति अभी हाल ही में BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक के रूप में की गई है। नेक्स्ट है हाल ही में दुनिया का सबसे अधिक सल्फर डाइऑक्साइड उत्पादक देश ये कौन बना है? तो देखिए, हाल ही में जो ग्रीन पीस इंडिया है, ग्रीन पीस इंडिया और CREA, यहाँ पास CREA की फुल फॉर्म बनती है सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर। इन दोनों के ही द्वारा अभी हाल ही में एक रिपोर्ट रिलीज़ की गई जिसके अनुसार पूरे वर्ल्ड में यदि देखा जाए तो सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे ज़्यादा उत्पादन ये होता है अपने देश भारत में। मतलब कि इस मामले में भारत रहा है पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर रहा है रशिया और तीसरे स्थान पर रहा है चाइना। अब यदि हम बात करें सल्फर डाइऑक्साइड की तो इसका फॉर्मूला है SO2। और देखिए, जो SO2 है ये कोयला जलाने पर उत्पन्न होता है और यदि देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो वायु प्रदूषण है यानी कि एयर पॉल्यूशन ये सबसे ज़्यादा इसी के कारण होता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड के उत्पादन में भारत रहा है पहले स्थान पर। नेक्स्ट है हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किसके सम्मान में 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है? तो ये जारी किया गया है विजयराजे सिंधिया के सम्मान में। अभी हाल ही में इनकी 100वीं जयंती मनाई गई है जिसके मौके पर ये स्मारक सिक्का रिलीज़ किया गया है। अब ये विजयराजे सिंधिया ये कौन है? तो देखिए, इन्हें ग्वालियर की राजमाता के रूप में जाना जाता है, मतलब कि ग्वालियर की राजमाता के रूप में ये प्रसिद्ध थी। और यदि देखा जाए तो भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से भी ये एक थी और ये 7 बार लोकसभा सांसद और 2 बार राज्यसभा सांसद भी रह चुकी हैं और इसलिए इन्हीं के सम्मान में 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अब देखिए, यहाँ पास बात की जा रही है स्मारक सिक्का रिलीज़ करने की। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं इन्होंने अंडमान निकोबार में 1943 में जा कर के एक भारतीय झंडा फहराया था जिसके 75 साल पूरे हुए थे 2018 में। और इसी के मौके पर दिसंबर 2018 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 75 रुपये का स्मारक सिक्का रिलीज़ किया गया था। हालांकि इसके बाद 3 द्वीपों के नाम भी बदले गए थे, रॉस द्वीप, हैवलॉक द्वीप और नील द्वीप। रॉस द्वीप का नाम रखा गया था बॉस द्वीप, हैवलॉक द्वीप का नाम रखा गया था स्वराज द्वीप और नील द्वीप का नाम बदल कर रखा गया था शहीद द्वीप। तो इन 3 द्वीपों के नाम बदले गए थे और 75 रुपये का स्मारक सिक्का रिलीज़ किया गया था। जबकि पिछले वर्ष जब महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती मनाई गई तो इनकी 150वीं जयंती के मौके पर जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन के द्वारा एक स्मारक सिक्का रिलीज़ किया गया था। अब यहाँ से एक ऑप्शन बच रहा है महाराजा रणजीत सिंह का। तो इनका नाम भी अभी चर्चे में आया था और क्यों चर्चे में आया था? तो देखिए, मार्च 2020 की ही बात है, मतलब इसी साल की। इन्हें विश्व का सबसे महानतम नेता चुना गया है। अभी हाल ही में BBC वर्ल्ड हिस्ट्री मैगजीन के द्वारा एक सर्वे कराया गया था और इस कराए गए सर्वे में महाराजा रणजीत सिंह को विश्व का सबसे महान नेता चुना गया।
नेक्स्ट है, हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने मानव एटीएम यानी कि ह्यूमन एटीएम की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है फिनो पेमेंट बैंक के द्वारा। अब ये मानव एटीएम ये क्या करेगा? तो देखिए, ये मानव एटीएम पैसे जमा करने, पैसे निकालने और पैसे का जो भी लेन देन होता है, और इसके अलावा जो भी नया खाता खोलना चाहते हैं यानी कि जो भी लोग नया अकाउंट ओपन करना चाहते हैं अपना, उन सभी की हेल्प करेगा। और इसी पर्पज़ से मानव एटीएम ये लॉन्च कर दिया है फिनो पेमेंट बैंक ने। अच्छा, इस क्वेश्चन में जो टर्म लिखा है पेमेंट बैंक, इससे आप क्या समझते हैं? तो मैंने आप लोगों को बताया भी था कि कुछ समय पहले ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक डेटा रिलीज़ किया गया था, और इस रिलीज़ किए गए डेटा के अनुसार 60% लोग भारत में अभी भी ऐसे हैं जो बैंकिंग फील्ड से नहीं जुड़े हैं, और इसलिए पेमेंट बैंक की ज़रूरत पड़ी, जिसके कारण इसकी शुरुआत की गई थी। अब ये पेमेंट बैंक ये होते क्या हैं? तो देखिए, भारत में अभी प्रेजेंट टाइम में जो कॉमर्शियल बैंक है ये उससे थोड़ा अलग होते हैं। अब वो कैसे? तो देखिए, इसमें कुछ लिमिट है, जैसे कि इसमें आप केवल 1 लाख रुपए तक का ही जमा कर सकते हैं। दूसरा ये है कि अपने अकाउंट होल्डर को यानी कि खाता धारकों को एटीएम और डेबिट कार्ड ये तो जारी कर सकता है, लेकिन जो पेमेंट बैंक होते हैं ये अपने खाता धारकों को क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते हैं। तो ये है पेमेंट बैंक। इसके कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, पेटीएम पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक और एयरटेल पेमेंट बैंक। अब देखिए, आज की न्यूज़ जो चर्चे में है ये है प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना। ये है क्या, इसका पर्पस क्या है, इन सभी फैक्ट को हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये पंचायती राज मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे लॉन्च किया गया था 24 अप्रैल 2020 को, क्योंकि 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। इसी के मौके पर इस योजना की शुरुआत की गई थी। और इस योजना का पर्पस क्या रहा था? तो देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रिकॉर्ड ऑफ राइट्स देने के लिए संपत्ति कार्ड जारी किया जाएगा। इस पर्पस से इस योजना की शुरुआत की गई थी। देखिए, ये जो योजना है स्वामित्व योजना, ये चरणबद्ध तरीके से 2020 से लेकर के 24 तक, मतलब कि इन 5 वर्षों में पूरे भारत में लागू कर दी जाएगी। लेकिन अभी एज अ पायलट प्रोजेक्ट इसे केवल 6 राज्यों में लागू किया गया है। 6 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और कर्नाटक। यही 6 राज्य हैं जहां स्वामित्व योजना को एज अ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। तो ये तो बात हुई स्वामित्व योजना की। अब इसके बारे में मैं आप लोगों को डिटेल में बता देती हूँ। तो देखिए, इस योजना के तहत लोगों की गांव में जो भी प्रॉपर्टी है यानी कि संपत्ति, उनका स्वामित्व मिलने के बाद, मतलब कि जब ये क्लियर हो जाएगा कि ये पर्टिकुलर संपत्ति उसी इंसान की है, तो लोग इन्हें गिरवी रखकर लोन भी ले सकते हैं। मतलब कि जो सरकार है ये ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए ज़मीनों की मैपिंग करेगी, और अगले 4 साल में 6,20,000 गाँवों को कवर करने का टारगेट रखा गया है। और अभी मैंने बताया है इसे एज अ पायलट प्रोजेक्ट 6 राज्यों में लॉन्च किया गया। तो पायलट प्रोजेक्ट के तहत यदि देखा जाए तो इस महीने 750 गांव के लगभग 1 लाख लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड मिलेगा, और हर कार्ड में आधार कार्ड की तरह ही एक यूनिक नंबर होगा। यही है स्वामित्व योजना। तो इसमें कहने का सिंपल सा मतलब है कि यदि आपके पास कोई संपत्ति रखी हुई है, मतलब कि आपके पास उस संपत्ति का मालिकाना हक है, तो उस प्रॉपर्टी के थ्रू आप उस चीज़ को गिरवी रख करके लोन ले सकते हैं और अपनी जो आर्थिक स्थिति है उसे मजबूत बना सकते हैं। इसी से रिलेटेड फिर हमारा अंतिम क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन के पहले चरण में लाभार्थियों के रूप में कितने राज्यों को चुना गया है? तो अभी मैंने बताया है ये चुना गया है कुल 6 राज्यों को, और इन 6 राज्यों के नाम मैं आप लोगों के सामने फिर से रिपीट कर देती हूँ। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और कर्नाटक, यही ये 6 राज्य हैं। आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में केरल के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किस जिले में किया गया है? तो इसका जो भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, वीडियो को एटलीस्ट एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।